अब हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं अपने नेक्स्ट मॉडल पर, दैट इज इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का ही बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। अभी तक हमने स्टडी किया है वाटरफॉल, प्रोटोटाइप और स्पाइरल मॉडल, वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट थे। इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल का अगर हम नाम थोड़ा इलैबोरेट करें तो इवोल्यूशन वर्ड से ही निकल कर आता है। इवोल्यूशन है इसमें, इवोल्यूशन इज अबाउट किसी पुरानी चीज से एनहांसमेंट होकर या अपग्रेडेशन होकर जब हमें कोई नई चीज मिलती है उसको हम इवोल्यूशन बोलते हैं। इवोल्यूशन ऑफ एनीथिंग कैन बी कंसिडर्ड एज दिस वे। तो इस कंसेप्ट को यूज कर जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए कोई मॉडल तैयार करते हैं तो उसको हम बोल देते हैं इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल। अगर आप कोई भी मॉडल इसमें देखेंगे, वाटरफॉल देखें, प्रोटोटाइप देखें, स्पाइरल देखें और अब ये इवोल्यूशनरी वाला जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इनके नाम से ही स्पेसिफाई है कि किस कंसेप्ट पर हमने इनको ये नाम दिया है और किस बेसिक प्रॉपर्टीज पर ये काम कर रहे हैं या क्या मैथडोलॉजी इसमें हम लोग यूज कर रहे हैं, वो नाम से स्पेसिफाइड है। सबका कंसेप्ट इनके नाम में ही है। तो अगर इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल की बात करें तो इसमें क्या कंसेप्ट लगता है कि हम पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और ऐसे डिवीजन होता है कि एक पार्ट अपने आप में एक इंडिपेंडेंट मॉडल होता है, मतलब एक इंडिपेंडेंट एंटिटी होती है। आप वो अपने आप में एक प्रोडक्ट होता है, छोटा प्रोडक्ट होता है, फिर उसी को हम एनहांस करके थोड़ा बड़ा बना देते हैं और उसी को फिर एनहांस करते रहते हैं जब तक हमारा पूरा मॉडल, सॉफ्टवेयर का पूरा मॉडल हमें तैयार होके नहीं मिल जाता है। जैसे अगर आप लोगों को याद हो तो हमने लास्ट लेक्चर्स में एक एग्जाम्पल कंसिडर किया था कि अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए हमें सॉफ्टवेयर बनवाना है अटेंडेंस मॉनिटरिंग के रिगार्डिंग, तो अगर हम उसी को कंसिडर करें कि इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल की हेल्प से हम कैसे उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे, तो अगर अटेंडेंस मॉनिटरिंग बनवाना है तो सबसे बेसिक हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी कि स्टूडेंट्स की लिस्ट आ जाए, उसमें फैकल्टी आ जाए एज ए यूजर और एब्सेंट प्रेजेंट उसमें एटलीस्ट मार्क हो जाए। ये सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम यही कंसिडर करके चलते हैं कि स्टूडेंट लिस्ट आ जाए, फैकल्टी लॉगिन आ जाए और ऑब्वियसली स्टूडेंट्स लॉगिन भी आ जाए और एब्सेंट प्रेजेंट एटलीस्ट मार्क हो जाए, वो पी बन के आ जाए या फिर रेड और ग्रीन के फॉर्म में आ जाए, वो कैसे भी आ जाए। ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने एक अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम बनवाया, उसमें इतने फीचर्स हमें मिले। तो यहाँ तक हमारा ये मॉड्यूल ये तैयार हो गया है, उतना ये काम कर रहा है अभी कि अटेंडेंस मार्क हो जा रही है। अब हमने क्या कंसिडर किया कि अटेंडेंस मॉनिटरिंग बन गया है तो हमें क्या मिल जाए, स्टूडेंट्स का परसेंटेज भी मिल जाए कि किस स्टूडेंट की कितनी परसेंट अटेंडेंस है, ताकि हमें जो हमारी यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है, अगर हम अपनी यूनिवर्सिटी की बात करें तो जो हमारी यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया 75% मैंडेट मिनिमम अटेंडेंस मेंटेन करनी है स्टूडेंट्स को, तो वो कैटेगराइजेशन में ईजी हो जाए हमारे लिए। तो इसके बाद हम डिमांड करते हैं कि हमें कैटेगराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस मिल जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो यहाँ तक का हमारा मॉडल बनकर आ रहा है इसी को एनहांस करना पड़ेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ए मॉडल में हमने थोड़ा सा इवोल्यूशन किया और बी मॉडल भी तैयार कर दिया इसकी हेल्प से। तो अब हमने क्या किया है, हमें क्या क्या मिल गया, अटेंडेंस हम अपडेट कर पा रहे हैं और कैटेगराइजेशन भी मिल जा रहा है हमें स्टूडेंट्स का कि किसकी अटेंडेंस 75% है, किसकी 75 से ज़्यादा है और किसकी 75 से कम है, वो कैटेगराइजेशन हमें पूरा मिलके आ जा रहा है। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब हमने और क्या सोचा कि इतना हमें मिल गया है तो हमें और क्या मिल जाए, असेसमेंट भी मिल जाए हमें यहीं पर। असेसमेंट इज लाइक कि कितने मार्क्स आए हैं, किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए हैं। जैसे अगर सेशनल टेस्ट हुआ है तो स्टूडेंट्स ने कितना मार्क्स स्कोर किया है, क्लास टेस्ट हुआ है तो उसमें कितना स्कोर किया है, तो ओवरऑल सेमेस्टर का असेसमेंट भी हमें इसमें मिल जाए, हमने ये भी सोचा है। तो हमें पूरी एक पिक्चर मिल जाएगी, मतलब ये पर्टिकुलर स्टूडेंट है, इसका नाम है, इसका रोल नंबर है, इतना परसेंट इसने अटेंडेंस मेंटेन किया है और ये असेसमेंट है, क्लास टेस्ट में इतना स्कोर किया है, असाइनमेंट में इतना स्कोर किया है और सेशनल टेस्ट में इतना स्कोर किया है, मतलब पूरी पिक्चर हमें एक ही उसमें मिल जाए, ये हम पूरा चाह रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अटेंडेंस मॉनिटरिंग उठाया हमने, यहाँ से अटेंडेंस का फिर परसेंटेज का क्राइटेरिया उठाया, फिर हमने इसको इवोल्यूशन करके एक और मॉड्यूल इसमें डाल दिया जो हमने असेसमेंट के नाम से डाला है। असेसमेंट में अब मार्क्स होंगे पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। तो हमने क्या किया, काम हमारा बेसिक यही था, मतलब पर्पस हमारा यही था, डिफाइन जो हमने किया था स्टार्टिंग में वो यही डिफाइन किया
किया था कि हमें क्या करना है, पूरे ओवरऑल मॉनिटरिंग करनी है स्टूडेंट की, बट हमने क्या किया, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले हमने उसको अटेंडेंस मार्किंग या मॉनिटरिंग कराया, मतलब छोटे मॉड्यूल में, फिर उसको और थोड़ा एनहांस किया, इवोल्यूशन डाला उसमें, अटेंडेंस का कैटेगराइजेशन करा दिया, फिर उसके बाद इसी में फिर हमने इवोल्यूशन किया है। इवोल्यूशन से क्या किया कि असेसमेंट भी इसी में डाल दिया। अब इससे क्या हो जाएगा, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनके हमें मिलेगा विद द हेल्प ऑफ इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल, जिसमें पर्टिकुलर सेमेस्टर में एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की या पूरी क्लास की, पूरे सेक्शन की या पूरे ईयर का एक पूरे असेसमेंट शीट हमें मिलके बन जाएगी विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। वैसे हम अपने पुराने वाले जो हमने मॉडल्स पढ़े हैं उनकी हेल्प से भी इसको इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, बट हमारा पर्पस था इसको पढ़ना कि इसकी हेल्प से कैसे करा रहे हैं। इसमें क्या है कि यहाँ पर जब हमने छोटे मॉड्यूल में डिवाइड किया तो ये मॉड्यूल भी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी थी, जो हमने सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि अटेंडेंस मॉनिटरिंग ये अपने आप में भी एक सॉफ्टवेयर है। फिर इसके बाद अटेंडेंस कैटेगराइजेशन, ये भी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर है। और इसके बाद जो पूरा सॉफ्टवेयर हमें बनाए तो ऑब्वियसली है ही पूरा सॉफ्टवेयर। ये था हमारा इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल के बारे में, जिसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कंसिडर करते हैं। ऑब्वियसली हमने जितने भी मॉडल्स पढ़े हैं सबके कुछ एडवांटेजेस हैं, सबके कुछ डिसएडवांटेजेस है, तो इसका भी एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। तो सबसे पहले इसका एडवांटेज कंसिडर करते चलते हैं। सबसे पहले तो कि इसमें यूजर फीडबैक हमारा रेगुलर मेंटेन रहता है, यूजर से हमारा इंटरेक्शन रहता है कॉन्स्टेंटली और रेगुलरली। डेवलपर की जो टीम है वो रेगुलर इसमें इंटरेक्शन रखती है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी इज लाइक कि हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे मॉड्यूल्स को हम डिफाइन कर रहे हैं और छोटे छोटे मॉड्यूल्स को ही डेवलप कर रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर यहाँ पर हम डेवलपमेंट में हैं और इस ओवरऑल में हमने कुछ रिक्वायरमेंट में चेंजेस डिजायरेबल है तो हम इजिली कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में हमारे पास बहुत टाइम है, तो फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप इम्प्लीमेंट हो जा रही है। उसके बाद कोस्ट एफिशिएंसी, कोस्ट एफिशिएंट होता है क्यों, क्योंकि देखो जो टीम हमें ये वाला मॉड्यूल बना के देगी वो फिर फ्री हो जाएगी, उसी टीम को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मतलब जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज है वो यहाँ पर यूज हो जाएंगे और जो हमारे नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज भी हैं वो भी यूज हो जाएंगे, यही सेम टीम हमारी यहाँ भी यूज हो जाएगी। तो क्या होता है, कॉस्ट एफिशिएंसी आ जाती है, मतलब कम कॉस्ट में, और एफर्ट्स तो ऑब्वियसली लगते हैं लेकिन वो पैरेलली नहीं लगते हैं, वो सिक्वेंशियली लग रहे हैं यहाँ पर एफर्ट्स। एक बार एफर्ट्स यहाँ लगे, फिर यही सेम टीम के साथ हमने यहाँ एफर्ट्स लगाया और फिर यही सेम टीम के साथ हमने यहाँ पर एफर्ट्स लगाए, तो कॉस्ट एफिशिएंसी इनबिल्ट हमारे वाले मॉडल में आ जाती है। अब डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, सारे मॉडल्स में कुछ एडवांटेजेस है तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। सबसे बड़े डिसएडवांटेजेस तो ये है कि इस वाले प्रोजेक्ट के, इस वाले मॉडल के लिए हम लार्ज प्रोजेक्ट्स को ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि स्मॉल प्रोजेक्ट तो अपने आप में एक ही मॉड्यूल में हमारा पूरा इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो जो छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे, रेगुलर प्रोजेक्ट्स होते हैं, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा है कि उसको हम वाटरफॉल या फिर प्रोटोटाइप मॉडल की हेल्प से इम्प्लीमेंट कराते हैं। जब लार्ज प्रोजेक्ट्स की बात आती है तो रिस्क वाले प्रोजेक्ट्स के लिए हम स्पाइरल मॉडल कंसिडर करते हैं, और नॉट सो रिस्क बेसिस वाले लेकिन लार्ज या कॉम्प्लेक्स अगर प्रोजेक्ट है और जिसको हम मतलब डिकम्पोज कर सकते हैं स्मॉल पार्ट्स में, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसको आपको एज अ होल ही डिलीवर करना पड़ेगा, तो वो हम इवोल्यूशनरी में नहीं कंसिडर कर सकते हैं। जिसका पार्ट्स में डिवाइड करके इम्प्लीमेंट करा सकते हैं उसके लिए इवोल्यूशनरी हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज डायनेमिक रिक्वायरमेंट्स। डायनेमिक रिक्वायरमेंट्स आर लाइक कि जैसे हमने अभी देखा कि ये अगर मॉड्यूल हम इम्प्लीमेंट करा रहे हैं तो इस मॉड्यूल में हम चेंजेस कर सकते हैं, तो कस्टमर को भी पता है कि इवोल्यूशनरी मॉडल यूज हो रहा है तो आप चेंज कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग वो बहुत डायनेमिकली रिक्वायरमेंट चेंज करते रहते हैं, तो उससे कहीं न कहीं इफेक्ट तो पड़ता है हमारे डेवलपमेंट पर, टीम पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये डायनेमिक रिक्वायरमेंट्स को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल में, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। इसके बाद अगर हम बात करें नीड स्पेशलाइज्ड टीम, हमें हर मॉड्यूल के लिए एक स्पेशलाइज्ड टीम की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर यहाँ तो हमने बहुत बेसिक एग्जांपल लिया था अटेंडेंस मॉनिटरिंग का, इसमें ही अगर कोई फाइनेंस का मॉड्यूल हमें, सपोज ये हमारा फाइनेंस का कोई मॉड्यूल है तो इसमें फाइनेंस स्पेसिफिक टीम हमें चाहिए, ऐसी डेवलपमेंट टीम जिसको फाइनेंस का भी थोड़ा आइडिया हो, फाइनेंस में उसका एक्सपर्टीज हो, वो वाली टीम ये वाला मॉड्यूल कंसिडर करेगी। अगर इसके बाद हमारी ये एचआर स्पेसिफिक मॉड्यूल है सपोज ये, तो इसमें ऐसी टीम चाहिएगी कि जो टेक्निकल हो और एचआर स्पेसिफिक हो। अगर ये थर्ड वाला मॉड्यूल हमारा कुछ और मतलब फाइनेंस और एचआर से हटा के किसी और मॉड्यूल पर है, कोर टेक्निकल है या आईटी स्पेसिफिक है, तो इस वाले मॉड्यूल में फिर हमें
हमें कौन सी टीम की जरूरत पड़ेगी, जो आईटी स्पेसिफिक हो, जो कोर आईटी स्पेसिफिक टीम होगी हमारी। तो हर मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट कराने के लिए हमें एक स्पेशलाइज्ड टीम की जरूरत पड़ती है, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। अब अगर हम देखें तो हमने बोला था कि इसी टीम को हम यहाँ यूज कर सकते हैं, फिर इसी टीम को हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हमारा कॉमन टाइप के मॉड्यूल्स हैं तो ऑब्वियसली हम टीम यूज कर सकते हैं, तब ये ज्यादा बेनिफिशियल होता है। लेकिन अगर सारे मॉड्यूल्स हमारे स्पेसिफिक है, अगर डोमेन अलग अलग है सारे मॉड्यूल्स के, तो उसमें क्या होता है, फिर ये डिसएडवांटेज वाली चीज आ जाती है। तो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, हम सारे प्रोजेक्ट्स को एक साथ नहीं कैटेगराइज करा सकते हैं। ऑब्वियसली क्लासिफिकेशन होता है, क्लासेस डिफाइन होती है, बट हर प्रोजेक्ट अपने आप में एक अलग होता है। जैसे हर ह्यूमन बीइंग अपने आप में एक अलग होता है, हर प्रोजेक्ट का अपना एक एट्रीब्यूट होता है, हर प्रोजेक्ट की अपनी कुछ डिमांड्स होती हैं, कुछ प्लस पॉइंट्स होते हैं, कुछ माइनस पॉइंट्स होते हैं। तो उसके रिगार्डिंग हम कैटेगराइजेशन ऑब्वियसली करते हैं, बट प्रोजेक्ट स्पेसिफिक भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम नहीं कह सकते हैं कि ऐसा होता है तो अब हम ऐसे ही इसी प्लेटफॉर्म पर चलेंगे। हमें फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा डिज़ायरेबल होती है। बेसिकली डेवलपमेंट के टास्क में फ्लेक्सिबिलिटी हमें चाहिए होती है। बाकी जो मॉडल्स हमने डिफाइन किए हुए हैं, ये स्टडी और रिसर्च के बेसिस पे डिफाइन किए हुए हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं तो हम ये वाला मॉडल यूज़ करते हैं, और ऐसे टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं तो हम ये वाला मॉडल यूज़ कर सकते हैं। बाकी हम इससे फर्दर जो इलाबोरेशन है हमारा, वो नेक्स्ट लेक्चर्स में कंसिडर करेंगे। थैंक यू।